सबसे बड़ा उद्देश्य है हमें अच्छे नागरिक, देश के भविष्य के लिए अच्छे नागरिक बनाना है। एक्चुअली वर्क फॉर नॉट आवर ओनली नेशन बट द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग सब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस जिसको हम प्राइमरीली कहते हैं, लेकिन उसकी उसकी जो संरचना है, उसकी जो एक डिफरेंट समितियां हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो अमूमन आम जनता को पता नहीं होता है और स्पेशली बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता है। हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते ज़रूर हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, लेकिन जो मॉडल यूनाइटेड नेशन जो MUN है, इसमें बच्चों को बेसिकली ये एक सिमुलेशन है यूनाइटेड नेशंस का। मॉडल बेसिकली मतलब एक सिमुलेशन तैयार किया गया है जिसमें जितनी भी संयुक्त राष्ट्र की जो समितियां या कमिटीज़ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं। जनरल असेंबली से लेकर जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, UNDP है, UNEP है, तो ये सारी जो कमिटीज़ हैं ये कैसे काम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से अलग अलग देश अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं और उन मुद्दों पे ज्वलंत बहस होती है और फिर रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें हम अभी से उनको तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने आप को तैयार कर सकती हैं भविष्य के लिए। रिसर्च से मतलब है कि जैसे हम MUN में जो भी बच्चे पार्ट लेते हैं उन सबको कहा जाता है डेलीगेट्स। जो डेलीगेट्स हैं वो हर एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर कंट्री। तो एक कमेटी हो गई, उसमें कोई भी बच्चों को एक देश दे दिया गया है, तो ये बात निश्चित है भाई सभी जो हमारे बच्चे वो भारत, तो उनको कंट्रीइज्म मिलेगी नहीं। तो जो अलग अलग देश उनको मिलते हैं, अब उनका काम शुरू होता है जो कमेटी में वो हैं, और जिस कमेटी का जो एजेंडा है उस एजेंडा के ऊपर वो रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो वो एक बहुत ही गहन रिसर्च का मुद्दा है ये, बहुत ज़्यादा बच्चों को रिसर्च करनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर कंट्री का इस एजेंडा के ऊपर क्या सोचना है। तो जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाइक भारत को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब इस पर एक बहस है, उसमें रूस हमारे साथ खड़ा है और भी कई सारी कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान, चीन ये हमारे अगेंस्ट हैं। तो अब किसी बच्चे को चाइना मिला और किसी बच्चे को रशिया मिला, तो वो दोनों पॉइंट्स अपने रखेंगे कि भारत क्यों परमानेंट मेंबर होना चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये सब कुछ मन में था और मॉडल यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति कुछ ऐसे ही हुई है जो कई स्कूलों में कई सालों से अभी करवाई जा रही है, और हमारे यहाँ पर भी ये MUN करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है। टॉपिक क्या है और क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं? ये जो कमिटी है ये डाइसेक है और यहाँ पे हम जो कोर टॉपिक ऑफ डिबेट है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स किस तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में आजकल प्राप्त किए जा रहे हैं, उसके रिपोर्काशंस क्या है फॉर अदर कंट्रीज। बहुत सारी ट्रीटीज है जैसे NPT, दैट इज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो उसके सारे कंट्रीज मेंबर स्टेट्स हैं एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, DPR के, एंड ये सारे कंट्रीज क्यों उसका पार्ट नहीं है, क्यों उस ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट, वो उसके रेपोकाशंस क्या है, नई टेक्नोलॉजी जैसे AI और इन सब का क्या इफेक्ट आता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों से जो इंटरेक्शन हो रही है तो आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव? तो बच्चे एक एक डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज उन लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करने आए हैं। दोनों की जो मेल होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं। बट मेनली हर एक कंट्री का ओपिनियन रहता है, स्टांस रहता है, और जब वो लोग साथ में आके एक ही टॉपिक पे एक ही चर्चा करते हैं तो हमें एक रेजोल्यूशन होता है। स्टडी गाइड भेजते हैं हम, 15-20 पेज का स्टडी गाइड भेजते हैं। फिर हम ऑनलाइन जूम मीटिंग पे भी हम एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर ट्रेनिंग सेशन भी कराते हैं। हमें पता है कि काफी स्कूल के बच्चे हैं तो हम उस हिसाब से उनको प्रिपरेशन कराते हैं। इज दैट दे विल डिस्कस इंडिविजुअली ऑन व्हाट हैपेंड इन दैट वॉर, और अभी हिस्टोरिक कमिटीज में क्या होता है, दे ट्राई एंड चेंज द हिस्ट्री एज वेल, कि जो पहले वॉर हुआ था या तो आप वॉर खत्म करवा सकते हो
या आप वॉर बढ़ा भी सकते हो उनके उनके हिसाब से कि उनके कंट्री के कैसे इंटरेस्ट से और वर्ल्ड पीस कैसे चलाना है उनको उन पे वो कंप्लीटली द डिसीजन लाइज अपॉन दैट। जो जर्नलिस्ट बैठे हो सर वो लोग तो बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा रहेगा कमिटी में दे विल नोट इट डाउन एंड लेटर ऑन देयर विल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब दैट जर्नलिस्ट विल देन आस्क क्वेश्चंस टू द अदर डेलीगेट्स इन द कमिटी। बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंस। टॉपिक के वाइज के हिसाब से तो अभी हर डेलीगेट क्या रहता है उनको वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी वो लोग एक्शन लेंगे जो भी बोलेंगे वो उनके कंट्री के हिसाब से लेंगे, नॉट तो दे विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एज अ होल। तो जो भी डिसीजन जो भी वो लोग बोलते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज एट अ ग्लोबल लेवल। जो सब कंट्रीज अगर सपोज कोई भी सेंटेंस या कुछ भी वो लोग बोलेंगे दैट कोई और उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है कि हाँ तुमने ये बोला ये इसके बारे में। और अदर टॉपिक का सेशन का मतलब जो कमिटी है हमारा इट्स ऑल पार्टी मीट। तो ऑल पार्टी मीट में हर एक पार्टी के मतलब इंडिया के सब लीडर्स है ऑफ द पार्टीज एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द लीडर्स, द स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक लीडर्स एंड द टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ये वी नो व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज। देखिए बेसिकली जो पर्सनल लॉज है हमारे देश में वो हर एक धर्म के अलग अलग है। अब जो रूलिंग पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि एक ही लॉ लेके आए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द होल नेशन, ताकि हमें हर एक लॉ का अलग अलग डिवीजन ना करना पड़े। तो उसी के ऊपर चर्चा है क्योंकि कांग्रेस जो ऑपोजिशन है उनको ये लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जो यूसीसी इंप्लीमेंट करेगी वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी एंड इसीलिए उनकी मांग ये है कि वो लोग यूसीसी के जगह पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट्स लेके आ पाए। बट ऑन द अदर एंड बीजेपी को लगता है कि वो जो यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड उसी वही विषय पे हम अभी डिबेट करेंगे। मैं यूएनईपी का शायर हूँ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हमारा टॉपिक इस पर है कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज और उससे जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। जैसे आप सुनामी ले लो जापान का, जब वो हुआ था बहुत सारे लोग को जिनके पास रिसोर्सेस थे वो तो दूसरे कंट्री जा सके, पर जिनके पास नहीं था रिसोर्सेस बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, उनके पास घर नहीं था रहने के लिए। तो उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग कैसे सस्टेन कर सके, लोगों को बचा सके, क्या रिसोर्स हम स्टोर करके रख सके कि बाद में यूज आए फ्यूचर में। अच्छा अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 5वीं कक्षा के बच्चे तो जितना वो कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम दोनों ही काफ़ी खुश है कि उन लोग एटलीस्ट वो उठ के बात कर पा रहे हैं। मैं जब 5th में था मैं तो ये सब कर भी नहीं पाता था, तो मैं बहुत खुश हूँ देख के कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसा सब कर पा रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस है, उन लोगों का जो राइट्स है उसको कैसे सेव करें आज के युग के अकॉर्डिंग, बिकॉज आज के युग में जो बैकवर्ड क्लास है उनका राइट्स फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हर एक कंट्री कैसे आगे आके अपने पॉइंट्स दिखा के कौन कैसे कोलैबोरेट करके कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग करना है डिस्कस। वो बच्चे अभी भी थोड़ा नॉलेज कम है पर होपफुली कल तक उन्हें प्रॉपर नॉलेज रहेगा। यस, 2 दिन का होता है। हाँ, नॉलेज तो होता है सबका बेसिक, बट जब भी आपको असाइन करते हैं आपको अपना करना है खुद का रिसर्च, आपको बहुत सारा पढ़ना होता है। नॉलेज हर चीज़ का होता है पर उसको एक्सटेंशनली करना आपके ऊपर है, अगर आप जज करो आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। सो हमने भी हमारा खुद का किया है, हमने एक हैंडबुक बना था बच्चों के लिए ताकि वो कर सके यूज़, तो वो भी हमने किया है। और इस पे जो मेरे विचार है इस कि हर एक का होता है प्रॉब्लम्स, बट एट दी एंड हम सबको साथ में आके कुछ करना पड़ेगा। ये अकेले का काम नहीं है, कोई एक कंट्री अकेले करेगा तो उससे होगा नहीं, सब साथ में आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी जाके ये सॉल्व होगा। कमिटी करंटली इकोसॉक फोकस्ड है, यानी हम इकोनॉमिक और सोशल मैटर्स पर डिस्कस करते हैं एंड करंटली डिजिटलाइजेशन एंड एसेट्स को डिजिटलाइज करना अक्रॉस कंट्रीज, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा करंट फोकस देखा जा रहा है। काफी अच्छी है, हर बच्चे ने अपने देश के अंदर लाई हुई अलग अलग पॉलिसीज को सही से डिस्कस किया है एंड हर एक नई कमेटी की तरह कमेटी पहले शुरू इस वजह पे होती है कि उनके देशों में क्या हुआ है, फिर धीरे धीरे सब अपने पॉइंट्स को एक जगह पर लाते हैं एंड एक नई पॉलिसी बनाई जाती है उस बेसिस पे। इक्वालिटी में काफी फायदेमंद होता है बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की कंट्री में एक्सेस होती है कि देश काफी बड़ा है, लोग काफी ज्यादा हैं, तो एक नीति से निकली हुई जो फायदा होता है उसे लोगों तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। डिजिटलाइजेशन एक इंसान की जेब के अंदर होता है तो उसे एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कनेक्टिविटी हर इंसान के हाथों में पहुंचाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज एक बार वो पहुंच गई देन उसके थ्रू काफी सारे फायदे गवर्नमेंट की तरफ से लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो नीतियां बनाई है डिजिटल लिटरेसी पे वो 1990 से बनी हुई है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक।
अगर वो बदलाव आएगा और बच्चों के अर्ली एजेस से उन्हें ये समझाया जाएगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसे इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है और क्या चीजें देखनी चाहिए, जिसमें उन्हें पता चले कि कहाँ उन्हें उससे या तो प्रॉब्लम हो सकती है या कहाँ उन पर एक गलत प्रभाव पड़ सकता है। अगर ये एजुकेशन उन्हें अर्ली एज से प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो काफी अर्ली एज से बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइसेस आ जाते हैं, तो इवेंचुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले आपने एक बात बहुत सही चीज की, लोगों को 1000 फोन नंबर याद रहते थे अगर कॉल करना है, कॉल डायरीज मेंटेन की जाती थी। बट अब हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि पहले जो काम 1 घंटे में हो रहा था वो 15 मिनट में हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं 15 मिनट में काम करके छोड़ दे। अब जो काम 1 घंटे में हो रहा था वो 15 मिनट में हो रहा है, तो हम 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं। AI जैसे सोच को कमजोर नहीं कर रहा, बट आपने एक चीज जो सोच को बदल दे रहा है। इंसान जो चीज पहले 1 घंटे में एक चीज कर पाता था वो 1 घंटे में 5 चीजें कर रहा है। ठीक है, वो समझ जा रहा है कि कहाँ उसके दिमागी शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए और कहाँ वो AI पे डिपेंडेंट रह सकता है उसे करने के लिए। फिर AI भी एक्सपीरियंस से ज्यादा इंप्रूव करता है और एक्सपीरियंस हम उसे प्रोवाइड करते हैं हमारी चीजें उसे बताकर। तो कहीं ना कहीं अब वो आ गया है और अब वो कहीं जाएगा नहीं। तो ये सोचने से अच्छा कि वो क्या, उसका क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, उसका अच्छा फायदा कितना निकाला जा सकता है। वो हर चीज का बुरा प्रभाव है। एक गाड़ी, पहले लोग चल के पैदल किलोमीटर चलते थे, अब गाड़ियां आ गई है, उसका एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है, पर उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन गाड़ियां बनाने शुरू की है। तो हर चीज का धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया जाता है एक पॉइंट के बाद, बट उससे के लिए हमें पहला कदम अभी लेना पड़ेगा और वो चालू होता है हमारी सबसे यंग जनरेशन से। और अगर मैं ऐड करूँ तो वही हमारा टॉपिक है, डिजिटलाइजेशन के अंदर डिजिटल लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो AI का जो सही इस्तेमाल करना होता है वो हमारी जिम्मेदारी है। जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो इनोवेशन के माइंडसेट से कर रहे हैं। जिम्मेदारी है हमें कंज्यूमर्स की कि डिजिटल लिटरेसी से हम जो सभी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं वो लेना चाहिए। जैसे AI हम अपना काम उस पर पूरा नहीं कर सकते, AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा ह्यूमन टच को। तो वही हमारी ज़िंदगी है, जैसे थोड़े क्लरिकल काम होता है, मैनेजमेंट के काम होता है, वो AI के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो AI बेहतर जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए और वो हमारी जिम्मेदारी है। और कमेटी में आज वही भी डिस्कस होगा कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से हद तक इस्तेमाल होना चाहिए। तो वही डिजिटल लिटरेसी है हमारे टॉपिक के अंडर।